बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो है मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस क्या चीज़ है? छोटी सी डेफिनेशन सबसे पहले हम देखते हैं, फिर इसकी डिटेल देखेंगे आगे चल के। मिलर इंडिसेस जो है वो बेसिकली क्या चीज़ है? बेसिकली इट इज़ अ नंबर। इट इज़ अ नंबर। कोई भी एक नंबर है, ठीक है? और नंबर है या नंबर्स हैं, जो कि किस लिए इस्तेमाल होते हैं? टू रिप्रेजेंट अ लाइन और अ प्लेन। यानी कि हमें अगर किसी लाइन को बताना हो कि ये कौन-सी लाइन है या प्लेन को बताना हो कि ये कौन-सा प्लेन है, तो हम मिलर इंडिसेस यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास कोई जो है ना वो क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर क्या होता है कि मैंने सबसे आसान सा एक यूनिट सेल ले लिया व्हिच इज़ द क्यूबिक यूनिट सेल। 7 तरह के क्रिस्टल यूनिट सेल्स होते हैं क्रिस्टल के अंदर, तो मैंने एक क्यूबिक यूनिट सेल ले लिया जिसके अंदर ए, बी और सी जो है वो तीनों लैटिस पैरामीटर्स बराबर होते हैं। तो अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इस डायरेक्शन के अंदर जा रही हूँ, तो मैं बताऊँगी कि भई मेरी इस लाइन को इस ये जो मैं लाइन बना रही हूँ, इस लाइन को मैं किस तरीके से रिप्रेज़ेंट कर सकती हूँ, इसका क्या नाम होना चाहिए, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लेके इस डायरेक्शन के अंदर जा रही हूँ, तो मुझे इस लाइन का एक नाम पता होना चाहिए कि इस लाइन का जो है वो क्या नाम है। तो इसी तरीके से जो है वो अगर मैं एक क्रिस्टल के अंदर प्लेन ड्रॉ करूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला पूरा सरफेस या पूरा वाला प्लेन ड्रॉ कर दिया, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये इस प्लेन का क्या नाम है, ठीक है? और इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला प्लेन ड्रॉ किया है, तो मुझे पता होना चाहिए कि इस प्लेन का क्या नाम है। तो जिस तरीके से हमारे इर्द-गिर्द सबके डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं, इस बेचारे क्रिस्टल के अंदर अगर हम लाइन्स या प्लेन्स ड्रॉ करें, तो हम नाम जो रखते हैं इनका वो नंबर्स की फॉर्म में रखते हैं, ठीक है? तो समझ लीजिए कि मिलर इंडिसेस क्या चीज़ है? मिलर इंडिसेस जो है वो नंबर्स हैं या नेम है एक तरह से किसी लाइन को या प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि मिलर इंडिसेस क्या चीज़ है? मिलर इंडिसेस जो है वो नंबर्स होते हैं किसी भी लाइन यानी कि डायरेक्शन को शो करने के लिए या स्पेसिफाई करने के लिए प्लेन्स को। लेकिन हमें इनकी ज़रूरत पड़ती क्यों है? मिसाल के तौर पे मेरे पास एक क्रिस्टल है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर मैंने एक यूनिट सेल जो है वो ले लिया। अब इस यूनिट सेल के अंदर जो है वो क्या होता है कि लेट्स सपोज़ मेरे पास जो है वो ए बराबर नहीं है बी के बराबर नहीं है, यानी कि तीनों जो है वो बराबर नहीं है। दिस इज़ द ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर, तीनों बराबर नहीं है। तो अब क्या होगा कि जब मैं यहाँ से लेके इस लाइन के अंदर जा रही हूँ, तो अब आहिस्ता-आहिस्ता मैं देखूँगी कि एक एटम मुझे यहाँ पर मिला, उसके बाद एक एटम मुझे इस कॉर्नर पे मिला, एक एटम मुझे इस कॉर्नर के ऊपर मिला। तो लेट्स सपोज़ कि 2 यूनिट डिस्टेंस मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो 2 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर मुझे 3 एटम्स जो है वो मिल गए। अगर मैं एक्स डायरेक्शन में जा रही हूँ, ठीक है? लेकिन बिल्कुल इसी तरीके से अगर क्या होगा कि मैं 2 यूनिट डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करूँ वाई डायरेक्शन के अंदर, तो हो सकता है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 एटम ही मिले। ठीक है, वाई डायरेक्शन में। और अगर मैं 2 यूनिट डिस्टेंस ही ट्रैवल कर रही हूँ ज़ेड डायरेक्शन के अंदर, तो हो सकता है कि मुझे 2 एटम्स जो हैं वो मिल जाएँ। 2 एटम्स ज़ेड डायरेक्शन के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक्स डायरेक्शन के अंदर लेट्स सपोज़ 2 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस ट्रैवल करती हूँ, क्रिस्टल के अंदर जो डायमेंशंस होती है, वो एंगस्ट्रॉम होती है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 टू द पावर -10 मीटर्स के, ठीक है? या 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर्स के। तो अगर मैं 2 यूनिट्स यानी 2 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस जो है ट्रैवल कर रही हूँ एक्स डायरेक्शन में, तो मुझे 3 एटम मिलेंगे। वाई डायरेक्शन में जा रही हूँ, 2 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस के ऊपर तो 1 एटम मिलेगा। ठीक है? और ज़ेड डायरेक्शन में ही 2 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पे जा रही हूँ, तो मुझे 2 एटम्स मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिस्टल जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर उसके नंबर ऑफ एटम्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। ना सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट होते हैं, बल्कि अगर हम कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो देखें, मिसाल के तौर पे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें, उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी देखें, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देख लें, या फिर हम थर्मल कंडक्टिविटी देख लें जिसको हम कापा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी पैरामीटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर क्रिस्टल के अंदर जाएँगे तो वो डिफरेंट होगी। तो बेसिकली क्रिस्टल जो होता है, क्रिस्टल इज़ एन आइसोट्रोपिक इज़ एन
एन आइसोट्रोपिक सॉलिड, ठीक है। एन आइसोट्रोपिक का मतलब ये होता है कि हम डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर जा रहे हैं तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, डिफरेंट है। या डेंसिटी, जैसे कि मैंने अभी देखा कि अगर मैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अंदर जा रही हूँ तो नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट हो रहे हैं, तो नंबर डेंसिटी भी जो है वो चेंज हो सकती है, चार्ज डेंसिटी भी चेंज हो सकती है। ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज डेंसिटी को भी जो है वो इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डिफाइन होता है कि रो से आप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नंबर डेंसिटी सिंपली जो है वो एन से रिप्रेजेंट की जाती है, तो नंबर डेंसिटी भी डायरेक्शनल हो सकती है, एक्स डायरेक्शन में कुछ, वाई डायरेक्शन में कुछ, जेड डायरेक्शन में कुछ। तो इसी तरीके से अगर ये तो मैं डायरेक्शन के हिसाब से आपको बता रही हूँ, लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल ये मेरा एक केक पीस है, ठीक है, क्यूबिक शेप में है, लेट सपोज अब क्यूबिक शेप में है, ये तीनों के तीनों बराबर हैं। मैं कोई प्लेन ड्रॉ कर रही हूँ, ये मैंने प्लेन ड्रॉ किया, तो इस प्लेन के अंदर अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स काउंट करूंगी तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इस प्लेन के अंदर मुझे जो है वो कुछ मिलेंगे, लेट सपोज एक्स। लेकिन अगर मैं इस प्लेन के अंदर काम कर रही हूँ, ये वाला प्लेन मैंने बना लिया, इस केक को मैंने इस तरह से कट किया है लेट सपोज, तो इसके अंदर मुझे या ये एक यूनिट सेल है, इसके अंदर मुझे नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं तो वो मुझे कुछ और मिलेंगे, ठीक है। अगर यही मेरा क्यूब है, इसी तरीके से मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ, तो अगर ये मेरा एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है और अगर मैं इस प्लेन को मान लें कि हम इस प्लेन को जो है वो कंसीडर कर रहे हैं, इस प्लेन को पढ़ना है, मैंने इसको इस तरीके से कट कर दिया है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कुछ और हो सकते हैं, लेट सपोज जेड। तो अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स के अंदर भी मौजूद हूँ तो भी क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट होंगे। जिस तरह से पहले मैं क्या कर रही थी, मैं खास डायरेक्शन के अंदर जा रही थी तो मुझे नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट डिफरेंट मिल रहे थे, उनके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर डिफरेंट थी। बिल्कुल इसी तरीके से प्लेन के अंदर भी ऐसा ही होता है। अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स कट करती चली जाऊं किसी भी यूनिट सेल को के अंदर, तो डिफरेंट प्लेन्स जो होते हैं उनके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। उनकी कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी मैं उठा लूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उठा लूं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उठा लूं, ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो मैं उठा लूं, कुछ भी मैं पैरामीटर, फिजिकल पैरामीटर जिसकी मदद से मैं उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकती हूँ, उसको मैं कंसीडर करूँ, तो वो इन प्लेन्स में जो है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो अगर कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी डायरेक्शंस के अंदर या प्लेन्स के अंदर डिफरेंट है तो वो क्रिस्टल जो है वो क्या कहलाता है, एनाइसोट्रोपिक। लेकिन अगर वो एक्स वाई और जेड में जाने में चेंज नहीं हो रही है वो फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल दी, अगर मैं एक्स डायरेक्शन के अंदर 2 यूनिट जाऊं तब भी 2 ही एटम्स हो, 2 यूनिट्स में वाई डायरेक्शन में जा रही हूँ तब भी 2 ही एटम्स हो, 2 यूनिट्स में जेड डायरेक्शन में जा रही हूँ तब भी 2 ही एटम्स हो, तो इसका मतलब है कि ये नंबर डेंसिटी एटम्स की चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब है कि ये जो क्रिस्टल है ये मेरा कैसा है, ये मेरा आइसोट्रोपिक क्रिस्टल है। या मैं ये कह सकती हूँ एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो मेरा क्रिस्टल आइसोट्रोपिक है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी तीनों डायरेक्शंस में सेम है तो मेरा क्रिस्टल आइसोट्रोपिक है। तो आइसोट्रोपिक अमूमन क्यूबिक केस के अंदर होते हैं जिसमें ABC बराबर होता है, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होते हैं। लेकिन दूसरे क्रिस्टल्स जिसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है, ठीक है, टेट्रागोनल आता है, फिर ऑर्थोरॉम्बिक, फिर और दूसरी चीजें आती हैं, तो उसके अंदर फिर क्या होता है कि हमारे जो क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज हैं वो डायरेक्शन के हिसाब से और प्लेन के हिसाब से क्या हो जाती, चेंज हो जाती। तो अब हमें बताना पड़ेगा, अच्छा भाई इस डायरेक्शन में ये प्रॉपर्टी है, हमें उस डायरेक्शन का नाम देना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कि इस प्लेन के अंदर ये प्रॉपर्टी है तो हमें उस प्लेन का नाम देना पड़ेगा। तो यूं हमें डायरेक्शंस यानी लाइंस और प्लेन्स के नाम देने की जरूरत पेश आती है। हम लोग जो है वो बहुत लकी हैं, हमारे बहुत अच्छे अच्छे नाम होते हैं, ठीक है, लेकिन इन प्लेन्स के अंदर और इन लाइंस के जो नाम होते हैं उनको हम नंबर से स्पेसिफाई करते हैं। किसी का नाम होगा 1, किसी का नाम होगा 2, किसी का नाम होगा 100, किसी का नाम होगा 200 एंड सो ऑन। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने डेफिनेशन आप लोगों को समझाई है कि मिलर इंडिसेस क्या होते हैं। मिलर इंडिसेस जो है वो नेम होते हैं या एक रिप्रेजेंटेशन होती है नंबर्स के थ्रू। किस चीज की रिप्रेजेंटेशन होती है, एक लाइन की और एक प्लेन की।
और हमें लाइन और प्लेन की जरूरत क्यों पड़ रही है, तो मैंने आपको बता दिया कि क्रिस्टल इज बेसिकली एनाइसोट्रोपिक इन विच प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी चेंज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू प्लेन्स। देयरफॉर वी हैव टू स्पेसिफाई द पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड द पर्टिकुलर प्लेन, और वो हम फिर बताते हैं कि अच्छा भाई ये वन प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है, वगैरह वगैरह। तो ये जो हो गई हमारी डेफिनेशन हो गई। अच्छा, ये जो मिलर इंडिसेस होते हैं, ये जो नंबर होते हैं, इनको जनरली हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 नंबर से। मैंने जैसे नाम बताया कि नंबर्स होते हैं, तो हम उनको 3 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं HKL। अगर हम 3 डायमेंशन में काम कर रहे हैं, और अगर हम 2 डायमेंशन में काम कर रहे हैं, तो बेसिकली सिर्फ 2 नंबर्स होंगे HK। और अगर हम 1 डायमेंशन में काम कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक नंबर होगा, विच इज H। ठीक है, तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है HKL। HKL कहीं भी लिखा होगा तो हम फौरन समझ जाएंगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट द मिलर इंडिसेस। अच्छा, यहाँ पर तो मैंने ये बनाया है सिंपल ब्रैकेट, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है 3 डायमेंशनल, ठीक है, XYZ। इसमें HKL लिखे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट, अब हमें यहाँ पर शो तो नहीं किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है, सिंपल ब्रैकेट है, ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स हैं, कर्ली ब्रैकेट्स हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जब हम आगे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई मिलर इंडिसेस की। आगे की तरफ हम चलते हैं। अच्छा, मिलर इंडिसेस यूज क्या है मिलर इंडिसेस का, यही मैंने आपको बताया कि मिलर इंडिसेस जो है वो 2 तरीके से इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1, अगर आपके पास कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसके आप यूनिट सेल के अंदर डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, लेट सपोज मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ, बहुत सारी डायरेक्शन हो सकती है, यहाँ से लेके ये वाला पॉइंट टच कर रही हूँ, ठीक है, इस डायरेक्शन में मैं जा सकती हूँ। तो ये डिफरेंट डायरेक्शंस को शो करने के लिए हमें मिलर इंडिसेस चाहिए होते हैं। तो पहला यूज तो उसका यही हो गया जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, और दूसरा यूज यही हो गया कि मिलर इंडिसेस यानी कि एक रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स की, वो हमें प्लेन्स को, ये डिफरेंट प्लेन्स शो हुए हैं, ये डिफरेंट प्लेन्स शो हुए हैं, ठीक है। और इसके नीचे हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। अभी हमें क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन आगे चल के हमें पता चल जाएगा कि इन नंबर्स को हम किस तरह से बना रहे होते हैं, किस तरीके से, किस रूल के तहत हम हासिल कर रहे होते हैं। तो उस प्लेन को भी स्पेसिफाई करने के लिए हमें कुछ नंबर्स की जरूरत होती है, तो उसको हम मिलर इंडिसेस कहते हैं। तो ये दूसरा यानी यूज हो गया, एक तो प्लेन्स के लिए और एक जो है ना लाइंस के लिए, या आप डायरेक्शंस कहते हैं। अच्छा, नाउ ये यहाँ पर डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि एक जो है ना लाइन ड्रॉ की हुई है, इस एक्सिस के अंदर लाइन ड्रॉ की हुई है, और ये जो लाइन ड्रॉ की हुई है इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए इन्होंने हमें जो ब्रैकेट यूज करने हैं वो कौन से वाले यूज करने हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। तो एक हमें पता चल गया कि अच्छा भाई मिलर इंडिसेस जो है वो लाइन की रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, प्लेन की रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जब हम लाइन की प्रेजेंटेशन के लिए जब मिरर इंडिसेस को लिखेंगे तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, जबकि अगर हम प्लेन की रिप्रेजेंटेशन के लिए लिख रहे हैं तो फिर हम उसको कर्ली ब्रैकेट्स यानी राउंड, सॉरी कर्ली नहीं, सिंपल ब्रैकेट्स या राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम उसको लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो है वो हमें यहाँ पर पता चल गई कि मिलर इंडिसेस जो है वो HKL स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कब लिखे जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है ना, अब आज के लेक्चर के अंदर मैं जो चीज फोकस कर रही हूँ वो मिलर इंडिसेस को फोकस कर रही हूँ कि एक लाइन का जो मिलर इंडिसेस है या एक खास डायरेक्शन के अंदर मैं जा रही हूँ, तो फिर मैं उसको किस तरीके से लिखूंगी, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है मैं आपको बताऊंगी कि मिलर इंडिसेस जो है एक प्लेन के अंदर जो है वो हम उसको किस तरीके से लिखते हैं। तो सबसे पहले मिलर इंडिसेस हम लिखेंगे एक लाइन के लिए। अच्छा, मैंने अभी जो है वो आप लोगों को बताया कि मिलर इंडिसेस जो है वो हम लाइन के लिए लिख रहे हैं। अगर हमारे पास 1 डायमेंशनल लैटिस है तो हमारे पास जो मिलर इंडेक्स होगा वो एक ही होगा, ठीक है, दिस इज ई सिंगुलर मिलर इंडेक्स। अच्छा, लेकिन अब क्या होगा कि अगर मेरे पास 2 डायमेंशनल लैटिस है तो उसमें हम मिलर इंडिसेस जो है वो 2 होंगे, क्योंकि 2 डायमेंशनल लैटिस है, तो दिस इज द प्लूरल। अच्छा, अब इसी तरीके से 3 डायमेंशनल अगर हमारे पास लैटिस है तो हमारे पास मिलर इंडिसेस नंबर जो होंगे वो 3 होंगे। एक लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम हमें 3 नंबर्स चाहिए।
और यहाँ पर एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर भी मैंने बनाया हुआ है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के अंदर एक लाइन को शो करने के लिए हमें 4 मिलर इंडिसेस की ज़रूरत पेश आती है, ठीक है? तो ये वाहिद ऐसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमें लाइन को शो करने के लिए 4 मिलर इंडिसेस की ज़रूरत पेश आती है और I जो है वो बराबर होता है -H+K के। तो चूँकि ये डिपेंड कर रहा होता है इसके ज़रिए, तो हम इसको इस तरीके से भी बाज़ जगह पर रिप्रेज़ेंट करते हैं, डॉट, I की जगह पर हम डॉट L लिख देते हैं। तो हम बाज़ जगह पर सिर्फ़ H और K और L ही डिफ़ाइन करते हैं। तो ख़ैर बहरहाल अभी हम आगे चल के देखेंगे कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के अंदर किस तरीके से हम लाइन रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं और मिलर इंडिसेस उसके अंदर हम कैसे बनाते हैं। मिलर इंडिसेस बेसिकली लाइन के लिए जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में होंगे और अगर प्लेन के लिए हैं तो फिर हम उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। तो ये जो है अगर लाइन के लिए होंगे तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएँगे और अगर प्लेन के लिए होंगे तो ये राउंड ब्रैकेट्स में, तो हर जगह यही चीज़ है, ओके? यहाँ तो लाइन ही बनेगी, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे। कोई पॉइंट यहाँ पर स्किप नहीं हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अब देखो थोड़ा-सा इसको डिटेल से देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक वन डायमेंशनल लैटिस है। वन डायमेंशनल लैटिस के अंदर क्या है कि मैं ये चीज़ सीखना चाहती हूँ कि मैं मिलर इंडिसेस जो है वो किस तरीके से, मिलर इंडेक्स अब तो एक ही होगा ना, तो वो मैं कैसे लिखूँ? तो मिलर इंडेक्स को कैसे लिखेंगे, ये मैंने डिफाइन कर दिया अपना लैटिस पैरामीटर ए। दिस इज माय लैटिस पैरामीटर ए और बस अब एक ही पैरामीटर की मदद से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं वन डायमेंशनल लैटिस को। तो अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही हूँ, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया। ये मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया, इसको मैं ट्रांसलेशनल वेक्टर भी कह सकती हूँ। ट्रांसलेशनल वेक्टर, ट्रांसलेशनल वेक्टर, और इसको मैं कैसे लिखूंगी? ये ए भी मेरा वेक्टर है, ये मेरा जनाब हो जाएगा 1 2 3 4, 4 टाइम्स ए, ठीक है? तो ये जो मेरा 4 है, व्हाट इज दिस? दिस इज माय मिलर इंडेक्स एच। ये मेरा मिलर इंडेक्स कहलाएगा और इस बात को ज़रा ज़हन में रखिएगा कि ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर जो है ना रेगुलर अरेंजमेंट होती है एटम्स की। ट्रांसलेशनल वेक्टर इज व्हाट? ट्रांसलेशनल वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर। और जब हम एटम के अंदर, क्रिस्टल के अंदर जाते हैं ना, तो हम पोजीशन बताते हैं एटम की। एक एटम इधर रखा हुआ है, एक एटम इधर रखा हुआ है, एक एटम इधर रखा हुआ है। तो ये जो ट्रांसलेशनल वेक्टर या पोजीशन वेक्टर हम क्रिस्टल के अंदर स्पेशली इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर हम या तो यहाँ पर होंगे खड़े हुए, या यहाँ पर होंगे, या फिर इधर होंगे, या फिर इधर होंगे, बीच में हम कहीं नहीं होते। तो अमूमन ये जो इंटीजर्स होते हैं, ये इंटीजर्स होते हैं, ओके? दिस h इज शुड बी एन इंटीजर। वैसे हम किसी भी चीज का, लेट सपोज कि कोई कार खड़ी हुई है, तो गाड़ी यहाँ पे भी खड़ी हो सकती है, इस पॉइंट पे भी खड़ी हो सकती है, इस पॉइंट पे भी खड़ी हो सकती है। तो हम उसका पोजीशन वेक्टर जब डिफाइन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि अच्छा भाई वो 3.5 ए पे खड़ी हुई है, ठीक है? किसी और चीज का अगर हम पोजीशन वेक्टर डिफाइन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि भाई वो जो लेट सपोज कि एक बॉल रखी हुई है, तो वो बॉल कहाँ रखी हुई है? इधर रखी हुई है। तो इस हिसाब से, इसके ओरिजिन के हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि वो 1.5 के ऊपर रखी हुई है। तो आम पोजीशन वेक्टर जो है वो फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन हम चूंकि क्रिस्टल के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पे पीरियोडिसिटी है और हमें पोजीशन बतानी होती है एटम्स की, तो जनरली हमारा ये जो नंबर होता है ये एक इंटीजर ही होता है। ये खास तरह का एक पोजीशन वेक्टर है जिसको हम ट्रांसलेशनल पोजीशन वेक्टर कहते हैं, जिसके अंदर ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ख्याल है कि क्लियर हो गया होगा। मैं आगे चलती हूँ। अब ये मेरे पास एक 2 डायमेंशनल लैटिस है। 2 डायमेंशनल लैटिस के अंदर मैंने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिए 2 लैटिस पैरामीटर ए और बी। अच्छा, अब लेट सपोज मैं ए से जा रही हूँ, मेरा कोई भी पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट हो गया बी पॉइंट। तो ये जनाब मैं जा रही हूँ ए से बी तक। ये मेरा पोजीशन वेक्टर है, ट्रांसलेशनल वेक्टर।
तो अब मुझे इसकी जो है ना इक्वेशन लिखनी है। तो इसकी इक्वेशन जो होगी पोजीशन वेक्टर की वो क्या होगी, मेरा जो ये वाला एक्सिस था वो ए था, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, अगर ये ओरिजिन है लेट्स सपोज, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो क्या होंगे 1 और 2, 2 टाइम्स ए हो जाएंगे, ठीक है। और बी वेक्टर मेरा कितना होगा, बी भी मेरा जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन ये जो बी वेक्टर है ये मैंने डिफाइन किया हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये वाला जो वेक्टर है मेरा वो नीचे की डायरेक्शन के अंदर। तो अब 2 डायमेंशन के अंदर मैंने आपको बताया कि मिलर इंडिसेस 2 होंगे, तो एच तो मेरा होगा 2 और y जो होगा वो मेरा क्या होगा -2। लेकिन मिलर इंडिसेस को हम माइनस के साथ में नहीं रखते हैं, हम इसको 2 बार करके लगा देते हैं। तो अगर मैं इसके मिलर इंडिसेस लिखूंगी h के, और मैं इसको इस लाइन को, ठीक है, लिखूंगी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो इस तरह से लिखूंगी, सॉरी, ठीक है, 2 और 2 बार। तो 2 और 2 बार जो है फौरन हम समझ जाएंगे कि इट इज नेगेटिव अकॉर्डिंग टू बी, ठीक है, जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो हम 3 डायमेंशन के अंदर भी, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर भी मिलर इंडिसेस डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ओरिजिन है, 3 वेक्टर्स मैंने डिफाइन कर दिए, दिस इज ए बी एंड सी। लेट सपोज ये मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर मैं जा रही हूँ। तो अब ये जो मेरा पोजीशन वेक्टर है, इस पोजीशन वेक्टर के अंदर अगर मैं देखूं तो ए जो है वो मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक ए 1 है, तो 1 ए मेरा हो जाएगा, ठीक है, प्लस बी ये वाला एक्सिस है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं इस एंड तक ये पोजीशन वेक्टर यहाँ पर मेरा बन रहा है, तो ये जो बी होगा मेरा हो जाएगा 2b, ठीक है, प्लस 1c। तो मिलर इंडिसेस जो है वो मेरे क्या हो गए, एच के एल इज इक्वल टू, मिलर इंडिसेस मेरे हो गए 1 2 एंड 1। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे किसी भी डायरेक्शन, खास मैं डायरेक्शन के अंदर जा रही हूँ, तो मैं वन डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में मिरर इंडिसेस किस तरीके से लिखूंगी, इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ। अगर ये जो मेरी लाइन है, ये मेरी लाइन नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर होती, ठीक है, यहाँ से लेके, अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरा ओरिजिन, मैंने अपने एक्सिस डिफाइन किए हुए वेक्टर्स ए ये है, बी ये है, इस डायरेक्शन में, सी इस डायरेक्शन में, अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ लेट सपोज यूं आ रही होती, यूं आ रही होती, ये इस तरीके से, तो अब मेरा x जो है वो पॉजिटिव ही होता, ठीक है। तो मैं पोजीशन वेक्टर लिखती हूँ उसके लिए 1a। अच्छा, y जो है वो मेरा होता पॉजिटिव ही अगेन, ठीक है, b 2b मेरा हो जाता। लेकिन अब अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हूँ, तो मेरा जो ये c वेक्टर मैंने डिफाइन किया, ये तो मैंने ऊपर की तरफ किया हुआ है, मैं नीचे की तरफ आ रही हूँ तो ये -c हो जाता। तो अब ये जो मेरी लाइन होती, इसके हिसाब से जो मेरे मिलर इंडिसेस बनते, वो क्या बनते, 1 2 1 बार, ओके। यहाँ पर एक नेगेटिव लाइन भी जो है वो मैंने बना दी। तो मुझे अब जो है वो ये बात क्लियर हो गई। सबसे पहली चीज ये कि क्रिस्टल के अंदर डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, डिफरेंट प्लेन्स के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। मिलर इंडिसेस एक नाम है डिफरेंट प्लेन का, डिफरेंट डायरेक्शंस का, और वो नाम जो है वो हम नंबर्स के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। वन डायमेंशन में एक मिलर इंडेक्स होगा, 2 डायरेक्शन में 2 मिलर इंडेक्स होंगे, 3 डायरेक्शन में 3 मिलर इंडेक्स होंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं डायरेक्शंस की। तो डायरेक्शंस के अंदर मिलर इंडेक्स किस तरीके से हासिल किए जाते हैं, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया। अच्छा, जब अभी हमें ये चीज समझ में आ गई कि हम डायरेक्शन के अंदर मिलर इंडिसेस कैसे हासिल करते हैं, पोजीशन वेक्टर की मदद से हम हासिल करते हैं, ये चीज हमें क्लियर हो गई। तो अब हम जो है ना वो एक नया पॉइंट जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो पोजीशन वेक्टर है इसके अंदर हम देखते हैं, ये पोजीशन वेक्टर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 0a 1a 0a। इसका मतलब ये है कि ऐसा पोजीशन वेक्टर है जो सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन के अंदर है, x y और z
ये बेसिकली एक क्यूब है जिसके अंदर तीनों डायरेक्शंस जो है वो बराबर होती हैं, ठीक है। ए क्यूब है, ये क्यूबिक लैटिस है बेसिकली। तो अब अगर मैं जा रही हूँ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, यानी वाई डायरेक्शन के अंदर, तो उसका मिलर इंडेक्स जो है वो क्या होगा? मिलर इंडेक्स होगा 010। ये तो मुझे लिखना आ गया है, ठीक है, इट्स ओके, समझ में आ गई बात मुझे। लेकिन ये एक पोजीशन वेक्टर है, इस पोजीशन वेक्टर का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो इस पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, इसको चूंकि मैं h कह रही हूँ, इसको चूंकि मैं k कह रही हूँ, इसको चूंकि मैं l कह रही हूँ, तो जो इसके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर होगा वही उसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, पोजीशन वेक्टर का। तो अगर मैं इसका कोफिशिएंट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर निकालूं, ये, ठीक है, सॉरी, 010 का निकालूं, तो यहाँ निकाल देती हूँ। मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा? इसका निकलेगा जनाब 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर अंडर रूट विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इस डायरेक्शन के अंदर जा रही हूँ, अगर ये मेरा x डायरेक्शन था, ये y था, ये z था, अगर मैं x डायरेक्शन के अंदर जा रही हूँ, तो इसका जो मिलर इंडेक्स होगा वो क्या होगा? उसका मिलर इंडेक्स होगा 100, और जब इस 100 का मैं डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड निकालूंगी तो क्या निकलेगा? 1 ही निकलेगा, ठीक है। या अगर मैं लेट सपोज इस डायरेक्शन की तरफ जा रही हूँ, ये वाला डायरेक्शन, अपवर्ड z डायरेक्शन, तो इसका जो मिलर इंडेक्स है, मिलर इंडेक्स इसका क्या होगा? इसका मिलर इंडेक्स होगा 001, और जब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगी तो वो कितना निकलेगा? वो भी निकलेगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे मेरे पास 001 हो, चाहे मेरे पास 010 हो, चाहे मेरे पास 100 हो, इनका जब मैं मैग्नीट्यूड निकालती हूँ, मैग्नीट्यूड निकल रहा है 1। ना सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड 1 निकलेगा, बल्कि अगर मैं गौर से देखूं तो 1 बार 00 एक ऐसी लाइन है जो कि नेगेटिव x डायरेक्शन की तरफ होगी, ठीक है। y एक्सिस की अगर अपोजिट डायरेक्शन में मैं चली जाऊं, तो कैसी लाइन बनेगी मेरी? 0 1 बार 0। और अगर z एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में मैं चली जाऊं, तो कैसी लाइन बनेगी? 0 0 1 बार। तो ये जो डिफरेंट लाइंस हैं जिनके अंदर जो पोजीशन वेक्टर है, अगर मैं लिखूं, तो वो किस तरीके से लिखे जाएंगे? माइनस पोजीशन वेक्टर ए, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में बेसिकली, ठीक है। या फिर ये लिखा जाएगा माइनस ए वाई डायरेक्शन के अंदर, या माइनस ए जेड डायरेक्शन के अंदर, जो भी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस लगा हुआ है, लेकिन जब मैं इनका मैग्नीट्यूड निकालूंगी तो उनका भी मैग्नीट्यूड 1 ही निकलेगा। तो ऐसे सेट ऑफ डायरेक्शंस, या ऐसा सेट, ये मैंने पूरा एक सेट बना लिया, ठीक है, जिसका जो डायरेक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो एक ही निकल रहा हो, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं फैमिली, फैमिली ऑफ डायरेक्शंस या फैमिली ऑफ लाइंस। वो इक्विवेलेंट लाइंस कहलाती हैं, ठीक है। और उस पूरे सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह से? ट्रायंगुलर ब्रैकेट के अंदर। ये 100 अगर ट्रायंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दी 6 लाइन्स। अगर मैं इस तरह से लिख रही हूं, तो इसका मतलब है कि आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दिस लाइन। और अगर मैं ये ट्रायंगुलर ब्रैकेट के साथ लिख रही हूँ, तो उसका मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दीज लाइंस। ऑल दीज लाइंस आर इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट लाइंस का मतलब ये होता है कि जिनका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होता है? सेम। इसकी एग्जाम्पल और भी कर लेते हैं आगे। अच्छा, अगर जो है ना मैं एक्सिस के ऊपर जा रही हूँ, तो मेरा ये जो है ना एज कहलाता है, ठीक है। ये एक्सिस जो है वो क्रिस्टल के एजेस होते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, तो ये एज होता है। अगर मैं इस डायरेक्शन के अंदर जा रही हूँ, तो ये मेरा फेस डायगोनल कहलाता है। फेस डायगोनल के अंदर जैसे अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो अगर मैं इस वाली लाइन के अंदर जा रही हूँ, तो अगर मैं गौर से देखूं, तो मेरा एक्स जो है वो क्या है? 1। और z जो है वो मेरा क्या है? 1। लेकिन y मेरा है ही नहीं, तो x और z जो है वो मेरा क्या हो जाएगा? 1 और 1, और y मेरा है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। तो ये फेज डायगोनल कहलाता है, ठीक है। तो फेज डायगोनल जो है वो आप इस तरीके से शो करते हैं 101। अब एक फेज डायगोनल थोड़ी है, बहुत सारे हैं। हो सकता है कि मैं यूं जा रही हूँ, हो सकता है कि मैं
यूं जा रही हूँ, ठीक है, ये भी मेरा फेस डायगनल है, तो ये डिफरेंट फेस डायगनल होगा। ये तो सिर्फ मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बात कर रही हूँ। फिर मैं सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8 जगह चली जाऊंगी तो मुझे पता चलेगा कि टोटल जो मेरे फेस डायगनल्स हैं ये 1, 1, 0, ये फेस डायगनल्स हैं। और मैं तमाम की तमाम लाइंस की बात कर रही हूँ जो कि फेस के ऊपर आ सकती हैं। फेस डायगनल्स की तमाम लाइन के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। ये कितनी है टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, दीज आर 12। और ये जो लाइंस हैं जो कि एक्सिस के ऊपर आती हैं, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 हो गई। और ये 1, 1, 1 क्या चीज है? 1, 1, 1 है जनाब बॉडी डायगनल। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अभी बॉडी डायगनल के ऊपर हूँ। बॉडी डायगनल का मतलब ये हुआ कि मैं इस जगह जा रही हूँ। ये अगर मेरा ओरिजिन है तो मैं पूरी बॉडी के सेंटर में से गुजरती भी जा रही हूँ। तो ये मेरी, ये अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा जनाब? ए, 1a, ठीक है, 1b, 1ay, ठीक है, y डायरेक्शन के अंदर, और 1az। बेसिकली अगर मैं इसको आई जे के साथ रिप्रेजेंट करूं तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। दिस इज 1, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगी। आईजेके से मैंने अभी बताया नहीं, हमने उस यूनिट वेक्टर को ए एक्स ए वाई ए जेड ही कहा हुआ है ना, अभी आई जे के नहीं कहा हुआ। तो ये 3 हो गए, ठीक है, 3 डायरेक्शन के ये हमारे यूनिट वेक्टर्स हो गए। तो ये 1 हो गए, 1 हो गए, 1 हो गया। तो अगर मैं इसका लिखूंगी मिलर इंडेक्स डायरेक्शन का, तो ये हो जाएगा 1, 1, 1, सही है। तो ये अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली इस डायरेक्शन की बात कर रही हूँ बॉडी डायगोनल में, तो ये 1, 1, 1 होगा। लेकिन बहुत सारे डायगोनल बन सकते हैं, ये जिनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे सबके, √3, ठीक है, अगर आप निकालेंगे इसका कितना निकलेगा? √2, ठीक। तो अब मुझे ये बात पता चल गई कि स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं पर्टिकुलरली सिर्फ एक डायरेक्शन की बात कर रही हूँ तो स्क्वायर ब्रैकेट, अगर मैं इक्विवेलेंट डायरेक्शंस की बात कर रही हूँ तो कर्ली ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एक एडिशनल चीज जो है वो मुझे यहाँ पर जो है वो, मैं अपना लेक्चर एंड कर रही हूँ, थोड़ी सी समरी जल्दी से मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। क्रिस्टल के अंदर जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर हम जब जाते हैं तो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। इसी तरीके से इस क्रिस्टल के अंदर डिफरेंट तरह के प्लेन्स हम बना सकते हैं, तो हर प्लेन के अंदर उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं, तो प्लेन्स के हिसाब से भी प्रॉपर्टीज हम बताते हैं। तो बेसिकली क्रिस्टल जो होता है वो एनाइसोट्रॉपिक होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्लेन्स में उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं, लिहाजा उन प्लेन्स को, उन लाइंस को, डायरेक्शंस को स्पेसिफाई करने के लिए हमें एक नाम चाहिए। तो हम बहुत ज्यादा नाम रख नहीं सकते, हम नंबर्स के अंदर स्पेसिफाई करते हैं। उन्हीं नंबर्स को जो है वो मिलर इंडिसेस कहा जाता है और उसको HKL के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर। 1 डायमेंशन में एक ही मिलर इंडेक्स होगा, 2 के अंदर 2 मिलर इंडेक्स होंगे, 3 डायमेंशन में 3 मिलर इंडेक्स होंगे। और ये मैंने आप लोगों को बात बताई कि अगर हम डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहे हैं तो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, अगर प्लेन को स्पेसिफाई कर रहे हैं तो हम राउंड ब्रैकेट या सिंपल ब्रैकेट्स यूज करते हैं। आज के लेक्चर में हम डायरेक्शन के हवाले से मिलर इंडेक्स निकालना सीखेंगे कि डायरेक्शन अगर हमें स्पेसिफाई करना हो तो मिलर इंडेक्स कैसे निकालते हैं। तो मिलर इंडेक्स निकालते हैं पोजीशन वेक्टर की मदद से, और पोजीशन वेक्टर की मदद से हम डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर मिलर इंडेसेस डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंट डायमेंशंस में, डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर। और ये मैंने आप लोगों को बात बताई कि अगर डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर हम जा रहे हैं लेकिन अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है तो वो इक्विवेलेंट डायरेक्शंस कहलाती हैं, और उसका हम एक सेट बना देते हैं और उसको हम ट्रायंगुलर ब्रैकेट के जरिए शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक्सिस, फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल के जो सेट्स हैं यहाँ पर मेंशन किए हुए।
तो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताती हूँ प्लेन के मिलर इंडिसेस को किस तरीके से शो किया जाता है। ओके ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।